सभी को नमस्कार। आज इस आईसीटी वर्कशॉप के अ, तीसरे दिवस पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आईसीटी वर्ग के प्रथम दिन ही मैंने डिफाइन किया था कि यह वर्ग ब्लेंडेड मॉडल के आधार पर चलने वाला है। ब्लेंडेड मॉडल ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का समग्र रूप से किस प्रकार से ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है, इस मॉडल का हमने उपयोग किया है इन 3 दिवसीय वर्कशॉप में। पर आप सभी लोगों का प्रथम दिवस में भी प्रश्न रहा, दूसरे दिवस में भी रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, पर सब लोग कंफ्यूज है कि हमें विद्यालय स्तर पर करना क्या है। ये हमें स्पष्ट नहीं है कि हम अभी से अगर तैयारियां शुरू करें तो करें क्या। और एक प्रश्न आपका रहा पेडागोजी से संबंधित भी, सभी जो प्रशिक्षक रहे हैं। और इन सब के निमित्त, इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए मैंने माननीय शिव कुमार जी, जो इस सत्र के, जो हमारे 7वें सत्र के और जो विषय है, इस पर हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं उनका ब्रीफ परिचय आप लोगों को करा देता हूं कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और वर्तमान में आप विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय मंत्री के नाते दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। आपका केंद्र नई दिल्ली है। माननीय शिव कुमार जी, इस आईसीटी वर्ग में, इस आईसीटी वर्कशॉप में हम सभी लोगों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय भुवन जी और माननीय प्रदेश संगठन मंत्री और विद्या भारती के प्रदेश निरीक्षक, आप लोगों का भी इस सत्र में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे इस आईसीटी वर्ग में उत्तराखंड में माना से मुनस्यारी, अंतिम गांव से अंतिम बॉर्डर तक के सभी उत्कृष्ट आईसीटी के टीचर्स हम लोगों ने यहाँ बुलाए हैं, जिसमें 13 जिलों से 45 आईटी कोऑर्डिनेटर, कुछ लोग इसमें 5 प्रधानाचार्य भी हैं, बाकी कुछ कार्यालय प्रमुख भी हैं और कुछ आईटी टीचर भी हैं। परंतु वह अपने इस विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ या अपने जिले के सर्वश्रेष्ठ आईटी कोऑर्डिनेटर हैं और उस नाते वह जो प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाते विद्या भारती द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसको भी वह यहाँ से सीखकर अपने जिलों में चलाने वाले हैं। और उसका आधार भी ब्लेंडेड मॉडल ही रहेगा। जो उसकी अगर कोई सहायता दिल्ली से चाहिए, मुंबई से चाहिए, हरिद्वार से चाहिए, तो वो ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। दोनों का समरूप करके हम जिले स्तर पर अपने प्रशिक्षणों को बढ़ाएंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माननीय शिव कुमार जी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोगों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित उसके क्रियान्वयन, उसके पेडागोजी कि हम लोगों को आखिरकार विद्यालय स्तर पर करना क्या है और क्या मुश्किलें हम लोगों को अगर आएंगी तो क्या आएंगी। माननीय शिव कुमार जी। सभी को सादर नमस्कार। ज्ञानदायिनी मां शारदा के चरणों में नमन। अपने उत्तराखंड प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय भुवन जी, इस पूरे विषय का संचालन कर रहे समादरणीय अभिषेक जी और आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं प्रारंभ में कुछ बातें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंध में 3 स्तर पर जो करना अपेक्षित है, उसमें विद्यालय की जो प्रमुख भूमिका की जो एक चर्चा आई है, उसके बारे में कुछ बातें आपको रखता हूं। हो सकता है उन बातों के बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ बातें शायद फिर भी स्पष्ट होना संभव नहीं होगा, तो आप बाद में एक 20-25 मिनट, आधा घंटा विषय रखने के बाद एक पर्टिकुलर प्रश्न अगर करेंगे तो उस प्रश्न के आधार पर भी आपके विषय का समाधान देने का प्रयास करूंगा। ये जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात जब 2016 से प्रारंभ हुई, तो उस समय विद्या भारती और उससे हमारे संगठन से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता इसके निर्माण में ही एक प्रमुख भूमिका के नाते से उनका रोल रहा है। तो बहुत सी बातें आप लोगों ने जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन किया होगा, तो जिस प्रकार के विचारों को लेकर, जिस प्रकार की मनस्थिति को लेकर, जिस प्रकार की रचना को लेकर के, जिस प्रकार की कार्यपद्धति को लेकर के, शिक्षा दर्शन को लेकर हम काम करते हैं, वो सभी बातें न्यूनाधिक मात्रा में
इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी न किसी रूप में समावेशित करने का प्रयास ये उस 4 साढ़े 4 साल के मंथन के दौरान करने का ये प्रयास हुआ है। इस नाते से बहुत बड़ी मात्रा में तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर वही विषय हैं जो हम 1952 से निरंतर 70 वर्षों से प्रकारांतर से अपने विद्यालयों में करते चले आए हैं। परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कुछ परिवर्तन अपेक्षित होता है, पंडित दीनदयाल जी जैसे कहते थे कि बहुत प्रकार की बातें हमें युगानुकूल, जो हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, उनको ध्यान में रख करके करना अपेक्षित रहता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी उस प्रकार की जो युगानुकूल परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रख करके कुछ बातें हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर काम करने की आवश्यकता लगेगी। पहली बात है कि हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सभी आचार्य, प्रधानाचार्यों से तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है ही, सभी लोग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ठीक से पढ़ ले, अध्ययन कर ले, वाचन कर ले। पहली अपेक्षा, न्यूनतम अपेक्षा जिसको हम कहेंगे, क्योंकि बहुत प्रकार की बातें अभी इस 2020-29 जुलाई को इसके लॉन्च होने के बाद कम से कम 8-10 बार मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से उसको बार बार पढ़ने का प्रयास किया, तो हर बार कुछ ना कुछ नई बात ध्यान में आती है। क्योंकि नीति हमेशा सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक होती है, और उस सांकेतिक नीति के विषयों का जब हम क्रियान्वयन के धरातल पर विचार करते हैं तो उसको एक डिफाइंड मोड में लाना पड़ता है, उसकी डिटेलिंग करनी पड़ती है, उसके जो उपबिंदु हैं वो क्रियान्वयन के धरातल पर आते हैं। इसलिए पहली अपेक्षा है इसका ठीक से अध्ययन करना, वाचन करना, और उससे भी उत्तम बनाए। उसमें एक थोड़ा सा पुराना, जिसकी कार्य की नाते से, जिसका आचार्य के अनुभव के नाते 10-12 साल 15 साल का अनुभव, वैसे एक आचार्य रहे उस ग्रुप में, एक कोई 5-6 साल के आचार्य और एक एकदम नए जो 2-3 साल में ही अपने साथ जुड़े हुए हैं, एक जो विद्या भारती के रीति नीति को पहले से ठीक से जानते हैं, संघ के विचार के बैकग्राउंड के हैं। ऐसे 4-5 प्रकार के लोगों का ग्रुप बनाना और उसमें वाचन करना, विशेष करके इसके जो 4 पार्ट्स हैं शिक्षा नीति के, उसमें जो पहला पार्ट है वो स्कूली एजुकेशन से रिलेटेड है। हम जो विद्या भारती के कार्यकर्ता काम करते हैं, हमारे साथ जुड़ा हुआ सीधा जो मुद्दा है, उसके बाद हायर एजुकेशन से रिलेटेड दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट एक प्रकार से एक कॉम्बिनेशन के आधार पर, दोनों ही इसमें आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन के आधार पर, जिसमें स्कूली एजुकेशन का पार्ट भी आएगा, हायर एजुकेशन का पार्ट भी आएगा। और चौथा जो पक्ष है वो सरकारी मशीनरीज के लिए एक संकेत रूप में दिया गया है कि सरकार के स्तर पर इन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न बिंदुओं को इंप्लीमेंट करने वाला एजेंसीज कौन कौन होंगी। तो जो पहला भाग है उसको ठीक से इस 4-5 लोगों के ग्रुप में वाचन करना, एक लाइन उसके उपबिंदु है, पहले अध्याय का 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे उपबिंदु हैं। एक बिंदु को पढ़ना, उसकी थोड़ी चर्चा करना, डिस्कस करना, क्या हमारे समझ में आया इस बिंदु के आधार पर। तो पहला विषय जो अपेक्षित है इसका वाचन करना और इस पर थोड़ी चर्चा करना। दूसरी बात, इसके जो मुख्य भाग हैं जिसमें सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ा हुआ पक्ष आया है, उनके बारे में अपने को थोड़ी समझदारी का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा और अपनी स्वयं की सिद्धता निर्माण करनी पड़ेगी। पहला पक्ष है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्कूली एजुकेशन के भाग में जो स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है, ढांचागत परिवर्तन किया गया है, 5+3+3+4, ये मनोवैज्ञानिक आयु के परिवर्तन के आधार पर है। पहला 5 यानी 3 वर्ष की आयु से 8 वर्ष की आयु, जिसको हम शिशु अवस्था बोलते हैं, शैशव अवस्था बोलते हैं, उसके भी 2 भाग हैं। प्री प्राइमरी विद्या भारती की दृष्टि से शिशु वाटिका का 3 भाग इसमें हो जाएंगे, अरुण, उदय और प्रभात, और कक्षा 1 और 2।
तो ये जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, साइकोलॉजिकल चेंज आता है, इस बाल मनोविज्ञान का अनुभव, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना, ये पहली बात क्रियान्वयन की बात आएगी। इस आयु में अगर उदाहरण देना हो तो ये जो आयु है पहले 5 वाली, ये जिज्ञासु होती है, ये आयु अनुसरण करने वाली होती है, यानी देख करके सीखते हैं। ये आयु कही हुई बात को स्वीकार करने वाली होती है। इस आयु में अधिक मात्रा में जानने की इच्छाएं होती हैं। ये सब फैक्टर्स रहते हैं। उसके बाद का जो कक्षा 3rd, 4th एंड 5th, यानी तीसरी, चौथी और 5वीं जो है, ये जो जिसको हमने बाल कहा, यानी शिशु से बाल की तरफ जब हम जाते हैं, और मनोविज्ञान की दृष्टि से जब 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा है, ये इसको किशोरावस्था कहा गया, और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये तरुणावस्था है। तो इन 4 अवस्थाओं के अनुसार जो बाल मनोविज्ञान का परिवर्तन होता है, हमें, हमारे सभी आचार्यों को उसका अनुभव ये प्राप्त करना। अपने आप में ये सब आप पूरे विषय हैं, इस एक सत्र में सबको डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन करना क्या है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से हमारा अध्ययन बढ़ना चाहिए। अलग अलग जो 4 भाग बनाए गए हैं, 8 वर्ष की आयु तक का पहला भाग है, उसके बाद में 11 वर्ष की आयु तक का दूसरा भाग है, 14 वर्ष की आयु तक का तीसरा भाग है, और 18 वर्ष तक की आयु का चौथा भाग है। इस आयु के अनुसार जो बाल मनोविज्ञान का परिवर्तन होता है, ये हम पढ़ाने वाले आचार्यों के मस्तिष्क में स्पष्ट होगा। तो फिर हमें कक्षा शिक्षण में क्या, किस ढंग से प्रेजेंटेशन करना, किस ढंग से उनको फॉलो अप करवाना, किस ढंग से क्वेश्चन आंसर करना, किस ढंग से परीक्षाएं लेना, ये सभी बातें ध्यान में आएंगी। तो ये पहला बिंदु है जो हमसे अपेक्षित है। दूसरी बातें हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की बात इसमें, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत आग्रह पूर्वक 4 स्थानों पर उसको रिपीटेशन किया है। यानी ये इसका महत्व हम समझें, शिक्षा की गुणवत्ता, और शिक्षा की गुणवत्ता ये शुद्ध रूप में शिक्षक के ऊपर निर्भर करती है। शिक्षक जितना जानकार होगा, विषय की गहराई, विषय का अपडेट और अपग्रेड जितनी मात्रा में होगा, पढ़ाने की पद्धति, पेडागोजिकल सिस्टम जो है, शिक्षण कौशल जिसको हम विद्या भारती में कहते हैं, वो जितना अच्छी मात्रा में प्रभावी होगा, उतना ही शिक्षक जो है वो शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ा सकता है। इस गुणवत्ता के विषय में भी शिक्षा नीति में 2 भाग हैं। एक 50 घंटे का प्रति वर्ष विषय शिक्षण की दृष्टि से ये जो अपेक्षा की गई है कि विषय शिक्षण के लिए 50 घंटे का मैंडेटरी ये प्रशिक्षण वर्ग होगा। वो सप्ताह में 2 घंटे के लिए करना, 15 दिन के अंदर कोई आधा दिन के लिए करना, ये तो विद्यालय के अनुसार या संकुल के अनुसार या जिले के अनुसार अपनी अपनी योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन मिनिमम 50 आवर्स, 50 वर्किंग आवर्स, 50 घंटे कार्य के प्रशिक्षण की दृष्टि से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपेक्षा की गई है कि वो विषय शिक्षण की दृष्टि से, विषयेत्तर की क्रियाकलापों की बात नहीं है। हम सबको इसमें स्पष्ट समझने की आवश्यकता है, जो हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करते हैं, विचारों के प्रदर्शन के लिए या विचारों के परिपक्वता के लिए, संघ विचार होगा या विद्या भारती का कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड होगी, उसके प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं, वो इसमें काउंटिंग नहीं है। ये बात हमारे स्पष्ट समझ में रहनी चाहिए। केवल अगर हम विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान विषय के पढ़ाने की दृष्टि से विज्ञान को लेकर के उस विषय की जानकारी, उस विषय का अध्ययन, उस विषय की जो अलग अलग बाइफर्केशंस हैं उसकी जानकारियां, एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कशन, अध्ययन करना, आदि आदि विषयों को लेकर के पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग जिसको हम कहेंगे, विषय आधारित प्रशिक्षण, ये 50 घंटे का वर्ष में अलग अलग समयों के अनुसार अपेक्षित है। ये गुणवत्ता की दृष्टि से इसको इंप्लीमेंट करने वाला एक भाग माना गया। तीसरी बात, इसमें असेसमेंट की पद्धति में परिवर्तन आ रहा है। अभी तक हम लोग जो बच्चों का यानी भैया बहनों का मूल्यांकन करते थे, तो परीक्षा की एक रूढ़ पद्धतियां बन गई थी।
उस रूढ़ पद्धतियों में परिवर्तन किया और परीक्षा की बजाय असेसमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। आकलन करना है, और असेसमेंट में भी 360 डिग्री का असेसमेंट की बात है। अर्थात आकलन करते समय एक किसी विद्यार्थी का आकलन हो रहा है तो 4 भागों में उसका आकलन विभाजित होगा। एक, आचार्य द्वारा किया जाएगा, दूसरा उसके जो सहपाठी होंगे उनके द्वारा किया जाएगा, तीसरा अभिभावक के द्वारा किया जाएगा, और चौथा समाज के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो सामाजिक उत्तरदायित्व की बात हम करते हैं, विद्या भारती में हम लोग बार बार बोलते चले आते हैं कि भाई एक अच्छे विद्यार्थी को जो समाज के प्रति उसका दायित्व बोध है वो भी उसको समझ में आना चाहिए। परिवार के अंदर किस प्रकार का वातावरण निर्माण करने के माध्यम से भैया बहनों के बारे में फीड आता, वो घर में क्या हुआ, बीच में कुछ ब्रेक हुआ? जी हल्का सा ब्रेक हुआ है 10 सेकंड का। जी हाँ, तो बीच में कोई ब्रेक हो गया। खैर, नेटवर्क का ऐसे रहता है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि चारों प्रकार के असेसमेंट की दृष्टि से हमको भी अभ्यास करना पड़ेगा। हम आचार्य अभी तक पेन पेंसिल के माध्यम से सीधे सीधे जो परीक्षा लेते थे उसके अनुसार विद्यार्थी का आकलन करते थे। अब जो अपने यहाँ प्रारंभ से ही अपेक्षा रही है कि बालक बालिका यानी किसी भी विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, पंचकोशीय विकास की बात करते हैं, सप्तमंडलीय विकास की बात करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो विकास के धरातल हैं, उस होलिस्टिक डेवलपमेंट में, उस सर्वांगीण विकास में सर्वांगीण मूल्यांकन भी चाहिए। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका आकलन कैसे होगा? इस नाते से 360 डिग्री असेसमेंट की बात आई। और आकलन करते समय अगर बहुत शक्तिशाली छात्र है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, 100/100 मार्क्स लेकर के आता है, लेकिन सहपाठियों को अगर गलत व्यवहार करता है, उनके साथ में गाली गलौज करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका आकलन 25% आकलन उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी कर रहे हैं। तो नेचुरली उसको उसके स्वभाव में एक मधुरता, एक विनम्रता, एक सहयोगी की भाव, ये प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन प्रत्येक दूसरा छात्र करेगा। तो नेचुरल बात है कि उनमें जिस प्रकार की हम विद्या भारती में जिसको हम हमारे जो 5 आधारभूत विषयों में नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा है, वो जो नैतिकता वाला पक्ष है, कैसे एटिकेट, कैसे व्यवहार, इस प्रकार का दायित्व, ये सब बातें उसमें स्वाभाविक रूप से आने लगेंगी। इस नाते से जो असेसमेंट प्रोसेस है, इसके बारे में भी हमको अपना अभ्यास उसी ढंग का धीरे धीरे ये बनाना पड़ेगा। चौथी बात, अभी ये जो पूरा विषय है इसमें एक चर्चा आई कि भाई क्वालिटी एजुकेशन या 360 डिग्री असेसमेंट या सर्वांगीण विकास, ये सब करते हुए अगर हमने विद्यार्थियों की शोधपरक मानसिकता नहीं की, हम सबको ध्यान में होगा कि अधिकांश विद्यालयों में आग्रह पूर्वक ATL स्थापित करने की बात आई, छोटी छोटी लैब स्थापित करने की बात आई। ये प्रश्न कहां से आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि एक विषय आया जब जिस समय 4-4.5 साल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने की पद्धति चल रही थी कि इतने बड़े देश में हम जब नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल से कोई 1-2 नाम भी नहीं आ पाते। ऐसी स्थिति क्यों आती है? तो अभी तक हमारे यहाँ रिसर्च ओरिएंटेशन का विषय हायर एजुकेशन के बाद ये आता था, तो क्या छोटी आयु से ही इनोवेशन की बात, नवाचार की बात, रिसर्च ओरिएंटेशन एजुकेशन की बात ये आ सकती है क्या? इस नाते से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये आग्रह किया गया, वो चाहे वोकेशनल एजुकेशन की बात होगी जिसके आधार पर स्किल डेवलपमेंट होगा, वो आत्मनिर्भर भारत की बात होगी, या इस दृष्टि से एक इनोवेशन जिसको हम कहेंगे नवाचारिक पद्धति से भैया बहनों को तैयार करना, तो इसमें हमें आचार्यों का रोल बड़ा मुख्य है। इस पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही
बहुत बड़ा जो प्रतिसाद है, बहुत बड़ी जो भूमिका है वो आचार्यों की रहने वाली है। तो इस इनोवेशन के पक्ष को लेकर के हमें अपने आचार्यों की तज्ञता, कोई भी विषय पढ़ाते समय उसमें नवाचार क्या है, इनोवेटिव कहां है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ टीचर्स, इसमें कहां इसका समावेशन है, इस दृष्टि से उनकी जो तैयारी है, यानी शोध परक मानसिकता के आधार पर उनको तैयार करते हुए ये सब विषय विचार करने वाले ये इसमें डालने की आवश्यकता लगेगी। पांचवी बात, जिस वोकेशनल एजुकेशन की बात हम करते हैं, ये नीड बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन है। पूरे देश भर में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर लगभग 1657 अभी तक जो आइडेंटिफाइड हैं, जिनको चिन्हित किया है, ऐसी 1657 प्रकार की विधाएं हैं। और ये हम और इसमें विकसित कर सकते हैं। उत्तराखंड की दृष्टि से अपने को लगता है कि नहीं, ये एक नई विधा जोड़ी जानी चाहिए, उसको जोड़ने की पूरी गुंजाइश है, पूरा अवसर है इसको जोड़ने का। तो छठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा, 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, ये वोकेशनल एजुकेशन, और ये स्वाभाविक रूप से कम मिनिमम 3 विषयों में हर कक्षा के अंदर कम से कम न्यूनतम 3 मैंडेटरी है। बाकी हम अगर अपने विद्यालय के आधार पर ये हम अगर अधिक लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसमें एक आनंद का विषय है, समाज के ऐसे लोग जो अपने विषय के जो ट्रेंड है लेकिन औपचारिक रूप से डिग्री नहीं होगी, उनको भी एज ए ट्रेनर हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे जहां अपना विद्यालय चलता है उसके आसपास में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कोई कुम्हार है, बहुत अच्छे बर्तन बनाता है। अब वो एक स्किल है, इस स्किल को अपने विद्यालय में उस कक्षा के भैया बहनों को सिखाने की दृष्टि से हमारे पास पूरा अवसर है कि उसको हम हायर करें, और वो बाकायदा ऑन पेपर होगा, उसके और आपके बीच में, आपके विद्यालय के बीच में एक अनुबंध होगा, एमओयू होगा। उस अनुबंध के आधार पर वो 1 घंटा के आधार पर या 2 घंटे के आधार पर जो आपके बीच में उनके बीच में अनुबंध होता है, और वो ऑन पेपर अधिकृत होगा। भले ही उसको 10वीं 12वीं की पढ़ाई नहीं की हो, परंतु वो अपनी उस कला में सक्षम है, उस स्किल के अंदर उसका विकास हुआ है। तो वो मूर्ति, वो क्या नाम, बर्तन बनाने की, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट बना करके अपने विद्यालयों में सिखाने के लिए अधिकृत शिक्षक के नाते से उसको हम रख सकते हैं। ऐसे समाज जीवन के जितने भी प्रकार हैं, उन सब में आज अभी तक ये अवसर नहीं था, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि से हम उनको चिन्हित करें, उनको भी समाज के इस विषय के साथ में, शिक्षण कौशल के विषय के साथ में जोड़ें, और वोकेशनल एजुकेशन के इस स्किल डेवलपमेंट का उनको प्रतिभाग बना सकते हैं। ये स्वाभाविक रूप से इसमें विचार करने का विषय ये आएगा। एक छठा विषय इसके साथ में जुड़ता है। अभी शिक्षण कौशल के अंदर 2 बातों की चर्चा अलग अलग समयों में शिक्षाविदों के बीच में आती रही है। एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी बहुविषयक पद्धति। एक ही विषय को पढ़ाते समय और 4 विषयों का समावेशन कैसे करना, और चारों विषयों को समानांतर रूप से कैसे पढ़ाना, इस दृष्टि से भी हमें अपने आचार्यों की तज्ञता ये एक्सपर्ट्स के आधार पर बनानी पड़ेगी, जिससे एक आचार्य प्रारंभ में, आज के 40-50 साल पहले या और आजादी के पहले की अगर हम बात करें, तो गांव-गांव में 1-2 शिक्षक ही वो तक के 3-4 विषय, वो गणित भी पढ़ाता था, वो भाषा भी पढ़ाता था, वो विज्ञान भी पढ़ाता था, वो नैतिकता यानी मोरल साइंस भी पढ़ाता था, ये सभी वो एक ही आचार्य पढ़ाते थे। आज आचार्यों के अनुसार, हमें अलग अलग विषयों के अनुसार आचार्यों की बात आ गई, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के आधार पर उस आचार्यों की तज्ञता की बात, ये छठा विषय है। 7वां विषय है, इसमें आग्रह पूर्वक ये कहा गया है मातृभाषा माध्यम की शिक्षा, ये 5वीं कक्षा तक यानी प्राइमरी एजुकेशन, ये तो मातृभाषा में होना अपेक्षित ही है। एक बात ध्यान में रखिए, ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, परंतु अपेक्षा, ये आग्रह पूर्वक अपेक्षा की गई है, और उसमें एक आगे लाइन डाली गई है कि अगर संभव हो तो ऊपर की शिक्षा भी मातृभाषा में दीजिए, अन्यथा तो प्राइमरी एजुकेशन
ये जो पंचम तक की कक्षा है, यानी 5+3+3+4 में पहले जो 2 स्टेजेज हैं 5+3, इस 2 स्टेजेज की शिक्षा ये मातृभाषा में होनी चाहिए। कई बार ध्यान में आता है, हम सब लोग जब प्रवास पर जाते हैं तो हिंदी का शिक्षक भी पूरे समय उस 40 मिनट के कालांश में शुद्ध हिंदी का वाचन कर सके, बिना किसी उर्दू के या बिना किसी अंग्रेजी के या बिना किसी अन्य भाषा के शब्द का समावेश किए बिना। ये हमारे स्वभाव में आज भी नहीं है। हम सब लोग मातृभाषा के समर्थक हैं, विद्या भारती के लोग, परंतु उसके बाद में भी हमारी तज्ञता ये नहीं है, इसलिए अपना अभ्यास उस दृष्टि से करना पड़ेगा। संस्कृत का विषय है तो संस्कृत भाषा में कैसे वाचन करवाना, अंग्रेजी का विषय है तो कुछ 40 मिनट के कालांश में वो अंग्रेजी ही बोलने का अभ्यास, यानी भाषा शिक्षण का विषय उस भाषा के साथ में आएगा और बाकी के सभी विषय, भाषा के इतर जितने भी विषय हैं वो मातृभाषा में आए, इसका अभ्यास अपने को उस आधार पर बनाना ये अपेक्षित रहेगा। एक और बात इसमें अपनी तैयारी की दृष्टि से है, वो जो अपने विद्यालय का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संसाधन, वो भौतिक संसाधनों में भी जो शिक्षण से जुड़े हुए विषय हैं, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट कहेंगे, शरीर मन प्राण बुद्धि आत्मा, इन पांचों के पंचकोश से जुड़े हुए विषय हैं, उनसे संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, उस प्रकार की भौतिक संसाधन ये अपने विद्यालय, अपनी कक्षा, अपने विषय, इसके अनुसार एक लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए। हमारे विद्यालय में ये है क्या, भाषा की लैब बनानी है, उस दृष्टि से भाषा के संबंध के चार्ट हैं क्या, गणित की लैब बनानी है तो गणित की दृष्टि से उस प्रकार का कक्ष है क्या, विज्ञान की लैब बनानी है तो विज्ञान की कोई किट है क्या, खेलकूद की दृष्टि से उस प्रकार के जो सीमित संसाधन मिनिमम चाहिए वो है क्या, शरीर बल, लोच, क्षमता, ये इन दृष्टि से जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है उसके लिए उस प्रकार का पर्याप्त मैदान है क्या, ये सभी प्रकार के भौतिक संसाधन की आवश्यकता है। वो हमारे विद्यालय में न्यूनतम रूप से कैसे हो, कम से कम, अधिक हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उनको एक सूचीबद्ध करिए कि हमारे इस विषय को शिक्षण करने के लिए ये चीजों की आवश्यकता है, वो सभी बातें अपने को तैयारी करनी पड़ेंगी। जो प्रारंभिक ECCE है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल और शिक्षा, ये तो क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। 2022 के अप्रैल से इसका क्रियान्वयन अपेक्षित हो गया है। अभी क्योंकि कोरोना के कालखंड से बहुत से विद्यालय डिस्टर्ब रहे तो परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन जुलाई में जब विद्यालय अवकाश के बाद खुलेंगे तो 100% रूप से ये जो अरुण उदय प्रभात कक्षाएं हैं ये उसी पद्धति से लगाना ये अनिवार्य होगा। वो तैयारी अपनी चाहिए। विद्या भारती में जिन शिशु वाटिका के जो 12 कक्ष माने गए हैं, 12 भाग माने गए हैं, उनकी सामग्री है क्या, उस प्रकार की हमारे आचार्य की तज्ञता है क्या, हमारे आचार्य उन 12 विधाओं को लेकर के अरुण उदय और प्रभात तीनों कक्षाओं के अंदर वो गतिविधियां करवाते हैं क्या, उस प्रकार की उनकी सक्षम सिद्धता है क्या, क्योंकि ये क्रियान्वयन के लिए सरकार की दृष्टि से भी 1 अप्रैल 2022 से प्रत्यक्ष अपेक्षित हो चुका है, क्रियान्वित प्रारंभ हो चुका है। अगले वर्ष 2023 के अप्रैल में कक्षा 3री, कक्षा 6ठी, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं, इन चारों कक्षाओं की पुस्तकें आना प्रारंभ हो जाएगा। अभी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जिसको हम कहेंगे, उस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ये पूर्ण लगभग हो गई है। मई के अंत तक उसको पब्लिक डोमेन में ला दिया जाएगा। उस पाठ्यचर्या के बाद पाठ्यक्रम बनेगा, पाठ्यक्रम के बाद पाठ्य पुस्तक बनेगी
और कक्षा तीसरी, छठवीं, नौवीं और 11वीं की पुस्तकें, ये नई पुस्तकें 2023 में अपने आचार्यों के और भैया बहनों के हाथ में आने वाली हैं। इसलिए अपने आचार्यों की तज्ञता उस दृष्टि से अभी से हमें जो 50 घंटे की, जिसकी मैंने अभी 10 मिनट पहले चर्चा की, मैंडेटरी जो प्रशिक्षण है, वो उस कंटेंट को ध्यान में रख करके करना प्रारंभ करना पड़ेगा। तब हमारे आचार्य सक्षम हो सकेंगे उस नई पुस्तकों को नई विधाओं के नवाचारित पद्धति से पढ़ा सकने में। एक आठवीं बात, ये सभी प्रकार का करते समय विद्या भारती के हम लोगों के लिए तो आसान है, ये बाहर के समाज के लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा, क्योंकि पूरी शिक्षा का जो फोकस, शिक्षा नीति का जो फोकस पॉइंट है, वो है भारत केंद्रित शिक्षा। इस भारत केंद्रित शिक्षा, अगर मान लीजिए मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और विज्ञान विषय का कोई एक विषय पढ़ा रहा हूं, तो विज्ञान को पढ़ाते समय उसमें भारतीयत्व आया है कि नहीं, उस एक निश्चित विषय के बारे में मैं अगर साउंड का चैप्टर पढ़ा रहा हूं या मोशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते समय तीनों नियमों को बताते समय इसमें भारतीयता की दृष्टि से भारतीय वैज्ञानिकों ने कब कब कहां कैसे शोध किया था और उसके बारे में किस प्रकार की जानकारियां हैं, ये सब विषय पुस्तकों का भाग बनने वाला है। आगे जो पुस्तकें, नई पुस्तकें निर्माण होंगी एनसीईआरटी के द्वारा, वो सभी पुस्तकों का वो भाग बनेगा। तो हमारे आचार्यों के पास वो योग्यता है, होनी चाहिए। हम उस दृष्टि से उतने तज्ञ होने चाहिए। मैं मूलतः मेरा विषय केमिस्ट्री रहा है, तो मैं अभी एक प्रवास के क्रम में एक विश्वविद्यालय के सेमिनार में था, तो वहां ये विषय की चर्चा निकली कि भाई केमिस्ट्री के अंदर अगर भारत केंद्रित शिक्षा पढ़ानी है हमें हायर एजुकेशन के आधार पर भी, तो केमिस्ट्री में कहां पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, भारतीयता कहां से आएगी। तो मैंने कहा, प्रफुल्ल चंद्र राय ने जो हिंदू केमिस्ट्री नाम की एक पुस्तक लिखी थी, बीएससी के पढ़ाने वाले प्रत्येक प्रोफेसर को उस हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, तब वो अपने बीएससी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने उस केमिस्ट्री का जो भारतीय दृष्टिकोण है वो उसको उसमें समावेशित कर सकता है। ऐसे ही स्कूली एजुकेशन में भी हम सभी को उस भारत केंद्रित शिक्षा की दृष्टि से अपने अपने विषय में भारतीयता कैसे आएगी, इतिहास पढ़ाते समय, भूगोल पढ़ाते समय, मानविकी के विषय पढ़ाते समय, गणित पढ़ाते समय, विज्ञान विषय, कोई भी विषय पढ़ाते समय, वो सभी पहलू हमें निश्चित रूप से उसमें समावेश करना यह अपेक्षित रहेगा। तो ऐसे ये 9 बातों की मैंने अभी आपके सामने चर्चा की है, जिस दृष्टि से हमें अपनी तैयारी करना, आचार्य के नाते से और विद्यालय के नाते से, भौतिक संसाधन के नाते से विद्यालय की और आचार्य के नाते से अपनी तज्ञता की और उसके मूल्यांकन की, इन प्रक्रियाओं की तैयारी करना यह अपेक्षित रहेगा। यह प्रारंभिक है, पूरी शिक्षा नीति 2030 तक क्रियान्वित होगी, स्टेप बाय स्टेप मोड है। पुस्तकीय आधार पर 2023-24, 2024-25 और 2025-26 कोरोना के कारण से विषय जरा 2 वर्ष लेट हो गया, नहीं तो 24-25 में ये पूरा हो जाता। तो अगले 3 साल के अंदर कक्षा तीसरी, छठी, नौवीं और 11वीं, उसके बाद चौथी, 7वीं, 10वीं और 12वीं, और उसके बाद 5वीं, 8वीं, और ये सभी पुस्तकें एक एक वर्ष के अंतराल में आगे आगे की कक्षा का ये इसके अंदर हमारे सामने आती जाएंगी। इस नाते से हमें इस आने वाले 4 वर्ष के अंदर नई पुस्तकें, नई पद्धति, नए कंटेंट, नई पाठ्य सामग्री, नई पढ़ाने की विधा और नई मूल्यांकन करने की पद्धति, ये 5 बातें हमारे सामने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि से आएंगी। तो 2025-26 का सत्र आते आते तक हम उसमें प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन के अनुभव में आएंगे। ये पहला स्टेप है तैयारी का। दूसरा स्टेप 2026 के बाद शुरू होगा, अर्थात जो पुस्तकें तैयार होकर के आएंगी और जो अपने पढ़ाने की पद्धति का हम जो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे। और तीसरा जो मूल्यांकन, जो 360 डिग्री असेसमेंट की बात आई, जिसमें 4 भाग हैं, विद्यार्थी का मूल्यांकन विद्यार्थी भी दूसरी करेंगे, उसका मूल्यांकन आचार्य करेगा, उसका मूल्यांकन अभिभावक करेगा और उसका मूल्यांकन समाज करेगा।
इन सभी प्रकार के विषयों का 2026 के सत्र के बाद फीडबैक लिया जाएगा। हम जिन पद्धतियों को क्रियान्वित करने में प्रयोग कर रहे हैं, उन पद्धतियों के आधार पर हमारी दिशा सही है या नहीं है, हम अपेक्षित परिणाम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इसके अनुसार 2026 के समय में उसका एक फीडबैक लेंगे, एक प्रतिशत दिया जाएगा। और 2026-27 के प्रतिशत के बाद 2028-29 और 29-30 ये जो 2 साल का कालखंड है, इस जो नई नई चुनौतियां या नए नए विषय या नई नई बातें 2026 के उस फीडबैक के बाद, उस प्रतिशत पत्र के बाद हमारे सामने आएंगी, तो 28-29 और 29-30 के सत्र में उस दृष्टि से हम उसमें कुछ आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते हुए उसको सिद्ध तैयार करेंगे। अर्थात 2030 तक पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आद्योपांत KG to PG यानी अरुण कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक अगर स्कूली एजुकेशन की बात करेंगे तो इस सभी प्रकार के विषयों का क्रियान्वयन, उसका मूल्यांकन और उसके बाद उसमें अनुकूल परिवर्तन, ये तीनों पक्ष पूर्ण हो चुके होंगे। सरकार के आधार पर भी 2029-30 का जो सत्र है, ये पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रत्यक्ष क्रियान्वयन और उसके क्रियान्वयन की विधाएं, पद्धतियां, मूल्यांकन की विधाएं, पद्धतियां, पढ़ाने की विधाएं, पद्धतियां, पुस्तकों की विधाएं, पद्धतियां, ये सब निश्चित हो चुका होगा। ऐसी योजना सरकार के द्वारा निश्चित हुई है, उसके आधार पर विद्या भारती इसको लीड कर रही है, क्योंकि विद्या भारती प्रारंभ से ही 70 वर्ष से इसी दृष्टिकोण को लेकर के काम कर रही है। पद्धतियां और नीति भले ही हमने इस प्रकार की शब्दावली में प्रयोग नहीं किया होगा, लेकिन अधिकांश मात्रा में हम उसी पद्धति से कार्य करते चले आ रहे हैं। एक अंतिम बात कह करके मैं अपना विषय पूर्ण करूंगा, फिर आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आपके जो प्रतिप्रश्न होंगे, उसको समाधान देने का प्रयास रहेगा। वो है अपने आचार्यों का, मैंने ये जो 9 बिंदु बताए, इसके आधार पर तैयारी करना विद्यालय का और आचार्य का। उसके साथ ही साथ समाज के जो अन्य विद्यालय हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय होंगे या सरकारी क्षेत्र के विद्यालय होंगे, उनके पास भी जा करके इसको क्रियान्वयन करने का आग्रह निर्माण करना। क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी की मूल्यांकन पद्धति, एनसीईआरटी की पढ़ाने की विधाएं, ये सभी प्रकार की बातें रिफ्लेक्ट हो करके एससीईआरटी के द्वारा स्टेट बोर्ड में लागू होंगी। तो स्टेट बोर्ड के विद्यालय भी इन पद्धतियों को अपने विद्यालयों में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के विद्यालय हो, यानी सरकारी विद्यालय हो, उन विद्यालयों के आचार्यों के पास उस प्रकार के आग्रह के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। क्यों प्रयास करना? क्योंकि विद्या भारती के उस लक्ष्य के अंदर जो हमने कहा है ना, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो वो जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जिसकी हम परिकल्पना 1970 पहले करते चले आ रहे हैं, आज उस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का स्वरूप बना है और क्रियान्वयन करवाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है। तो स्वाभाविक बात है कि हम विद्या भारती के कार्यकर्ताओं का एक गुरुतर दायित्व बनता है कि उसको बाकी के समाज के बीच में भी क्रियान्वयन करवाने के लिए हम प्रयास करें, एक लीड रोल अदा करें। तो ऐसी कुछ मोटी बातें अपनी तैयारी एक आचार्य के नाते से, और आप सभी लोग जो इसमें हमारे साथ आवासीय माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सब एक्सपर्ट्स हैं। जो मुझे बताया गया कि ये जो विषय प्रवर्तक के नाते से आगे रोल अदा करने वाले ऐसे लोग हैं, तो आप सबके सामने आपको अपनी तैयारी इन 9 बिंदुओं पर करते हुए अपने आचार्यों को उतना तज्ञ बनाना, हमारे माध्यम से आचार्यों तक वो बात पहुंचेगी, आचार्यों के माध्यम से समाज तक वो बात पहुंचेगी, तो सहज रूप से एक उच्च प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बनाने में, क्रियान्वयन करने में, और 2030 के बाद जो भैया बहन अभी आज अरुण कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं, 2030 तक जब वो उस प्रकार की सिद्धता से पढ़ते हुए आएंगे और पूरे क्रियान्वयन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब आपने पैरम्बल पढ़ा होगा, प्रीफेस पढ़ा होगा, उसमें 2040 शब्द लिखा है। अर्थात 20 साल के बाद, 2020 में ये शिक्षा नीति लॉन्च हुई है, तो 40 यानी 20 साल के बाद जो अरुण कक्षा में 2020 में एडमिशन लिया जिस भैया बहन ने,
वो 20 वर्ष के बाद अपनी औपचारिक पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो एक नागरिक के नाते से समाज का दायित्व निर्वहन करेगा, तो वो वैसा नागरिक होगा जिसकी परिकल्पना विद्या भारती अपने तंत्र में करती आई है कि हम ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करेंगे जो हिंदुत्वनिष्ठ होगी, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होगी, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने वाली होगी, आदि आदि जो बातें हमने कही हैं वैसी पीढ़ी 2040 के बाद दिखनी शुरू हो जाएगी। वैसे एक बड़े लक्ष्य को लेकर के शिक्षा नीति का निर्माण किया है। आप सभी विषय विशेषज्ञ लोग हैं, तो आप सब उन 9 बिंदुओं पर अपनी योग्यता तो बढ़ाएंगे, ये तो स्वाभाविक अपेक्षित है ही, लेकिन आपके आधार पर प्रत्येक आचार्य उस प्रकार का सक्षम हो सके, इस प्रकार का एक आग्रह करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आओ इन विषयों से इतर भी हो सकता है कुछ आपके मन में प्रश्न हो, तो स्वागत है। अभिषेक जी उसकी प्रश्न पूछने की और उत्तर देने की व्यवस्था निर्माण करेंगे। जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी की क्या आवाज नहीं आ रही भाई साहब, थोड़ा सा या तो माउस पीस के पास नजदीक आना पड़ेगा आपको। प्रणाम। जी बोलिए। मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? तो ये सभी प्रकार के जो 9 बिंदु मैंने बताए हैं, इनको क्रियान्वयन करने में टेक्नोलॉजी की पूर्ण भूमिका है, क्योंकि अभी इस कोरोना कालखंड में भी हमारे समझ में आ गया एक विषय है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ये आईसीटी की पूरी भूमिका रहने वाली है। जब हम इनोवेशन की बात करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार का मोड चलेगा। इनोवेशन की बात करेंगे तो लैब की बात आएगी, इनोवेशन की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आएगी। इस नाते से प्रत्येक विद्यालय में एक सक्षम लैब निर्माण करना, जिसके आधार पर हम उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आचार्यों को तो करना ही है, उनको लिए तो सहज है, उनको तो मैंने उसके बारे में तो कोई प्रश्न है ही नहीं। अपना विषय बताना, विषय पढ़ाते समय प्रयोग करना, प्रेजेंटेशन में प्रयोग करना, डिस्कशन में प्रयोग करना। देखिए जैसे एक बात आई 4 प्रकार का मूल्यांकन, तो आप भैया बहनों के मूल्यांकन में समाज को कैसे जोड़ेंगे? समाज आपके विद्यालय में आकर के तो मूल्यांकन के अंदर सहभागी होगा नहीं, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। अभिभावक को कैसे जोड़ेंगे? तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हर विषय में पढ़ाते समय भी, मूल्यांकन करते समय भी, समाज के अन्य वर्ग के साथ इंटरेक्शन करते समय भी और कक्षा शिक्षण में भी, इन सभी प्रकार के विषयों में टेक्नोलॉजी ये प्रभावी भूमिका में अपना जो रोल है ये उसकी रहने वाला है। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम यहाँ हरिद्वार पे हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे ली, बट सर हमारा जो विद्यालय है वो नेपाल बॉर्डर से समथिंग 50 किलोमीटर इधर है, तो वहाँ पर सर इतनी सारी सुविधाएं नहीं है और संसाधन भी नहीं है। तो ये एनईपी का जो मतलब इसमें जो जो बिंदु आएंगे, हम उनको अपने विद्यालय में या अपने विद्यालय के आसपास के जितने विद्यालय वहां तक किस तरह से पहुंचाएंगे सर? देखिए 2 प्रकार की बातें हैं, इस पर भुवन जी मुस्कुरा रहे हैं और हमारे प्रदेश निरीक्षक महोदय भी, विजयपाल जी भी आनंद ले रहे हैं। 2 प्रकार की बातें हैं मित्र। एक तो है विद्यालय पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भौतिक संसाधन की दृष्टि से मिनिमम तो कुछ करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, उसमें प्रांत क्या रोल अदा करेगा, केंद्र क्या करेगा, समाज क्या करेगा, ये एक अलग विषय है। उसका अभी एकदम से 2+2=4 ऐसा कोई फार्मूले जैसा उत्तर नहीं दिया जा सकता, परंतु वो कम से कम न्यूनतम, ठीक है 50 कंप्यूटर एक साथ नहीं लग पाएंगे, स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये खर्चे का विषय भी आएगा। तो इस नाते क्या हम प्रारंभ में 5 कंप्यूटर से कोई काम प्रारंभ कर सकते हैं क्या? एकदम से सभी 5वीं कक्षा तक का विद्यालय है या 10वीं कक्षा तक का विद्यालय है, सभी भैया बहनों का एक साथ नहीं होगा, तो क्या हम प्रारंभ में 1-1, 2-2 कक्षा को लेकर के कर सकते हैं क्या? एक बात पक्का मान लीजिए कि आज नहीं तो कल ये करना है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कहीं से भी पीछा छूटने की कोई भी संभावना नहीं है। ये 100% आप करके नोट लीजिए। अब ये करना कैसे है, इसमें प्रांत, केंद्र
समाज, ये सभी प्रकार के घटक इन्वॉल्व होंगे और उसके अनुसार संसाधन का विकास किया जाएगा। तो संसाधन का विकास एक बात है, लेकिन हमें क्या करना है उस पर जरा फोकस कीजिए। आप जो बताने वाले लोग एक्सपर्ट हैं, और उस विद्यालय में भी, चाहे वो नेपाल बॉर्डर का विद्यालय हो या कोई भी कहीं का भी विद्यालय हो, उस विद्यालय का आचार्य उतना तज्ञ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उसको हम संकुल केंद्र पर लाकर के तज्ञ करेंगे कि जिला केंद्र पर लाकर के तज्ञ करेंगे, ये तो हमें उस स्थानीय आधार पर ज्योग्राफिकल जो हमारे चैलेंजेज हैं, भौगोलिक जो चुनौतियां हैं, उसके अनुसार हमें अपनी प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। परंतु उस आचार्य की तज्ञता बनाना ये सीधा हमारा दायित्व है जो हम सभी इसमें जुड़े हुए हैं। आप आचार्य को तज्ञ बनाइए। जहां तक संसाधन का विषय है, उसके बारे में देर सवेर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा। संसाधन एक पक्ष है, परंतु संसाधन से भी ज्यादा महत्व का पक्ष है हमारा वो जो आचार्य है, वो सिद्ध होना चाहिए। उसको तैयार करवाने का दायित्व ये तो हमारे ऊपर रहेगा। हम उस विद्यालय में नहीं कर पा रहे हैं तो क्या 5-7 विद्यालयों को किसी एक स्थान पर बुला करके संकुल केंद्र पर कर सकते हैं क्या, या जिला केंद्र पर कर सकते हैं क्या? हर 15 दिन बाद नहीं हो सकता, तो महीने में कोई 1 दिन 2 दिन के लिए, शनिवार रविवार ऐसा 2 दिन के लिए बुलाए और वहां उनको तज्ञ किया, क्योंकि वहां कंप्यूटर लैब भी होगी जिला केंद्र के विद्यालय पर, तो वहां कर सकते हैं क्या? अलग अलग स्थान पर अलग अलग उसके समाधान के तरीके निकालने पड़ेंगे, परंतु आचार्य को तज्ञ करना, इसका सीधा दायित्व तो ये आप सबके साथ में आता है। संसाधन जुटाना, इसमें प्रांत की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। प्रांत के लोग उसके चिंतन करेंगे, ऐसा मैं प्रांत के लोगों से निवेदन करूंगा। महोदय, 2 जिज्ञासाएं मेरे इस शिक्षा नीति पर अंदर आई हैं। पहली, ये 5वां बिंदु जो आपने बताया था वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि उत्तराखंड में ये संगीत एक ऐसी विधा रही है, जैसे गांव में ढोल नगाड़े दमोह इस प्रकार की, तो क्या इसको वोकेशनल एजुकेशन में समावेशित किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जो 1657 मैंने बताया था, 1657 प्रकार के वोकेशनल एजुकेशन का उन्होंने चिन्हित किया, उसमें संगीत भी एक है। लोकल संगीत जिसको फोक संगीत कहा गया है वो भी एक है, और भी उसमें ये नीचे एक बड़ी मजेदार लाइन लिखी हुई है, स्थानीय आधार पर और नई भी विधाओं को आप जोड़ सकने के लिए अपूर्णतया अनुमति है। तो इस नाते कोई जरूरी नहीं है कि 1657 में से ही कोई एक चयन करना है। आप चाहें तो उसके इतर भी कर सकते हैं, समाज के लोगों को बुला करके भी उसमें एक्सपर्ट के नाते से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बर्तन बनाने वाले का उदाहरण दिया, ऐसे ही वो जो समाज का व्यक्ति है बहुत अच्छा ढोल बजाना जानता है, तो भले ही वो पढ़ाई लिखाई उसने नहीं किया है, एकदम से अंगूठा लगाता है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा पूरी अनुमति है, उसको सप्ताह में 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए आप हायर कीजिए, और वो आएगा, वो कक्षाएं लेगा, वो सिखाएगा, और बाकायदा उसको उस प्रकार का पारिश्रमिक देना है, वो पारिश्रमिक अधिकृत माना जाएगा। जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा, बिंदु संख्या 2 में जो 5+3+3+4 की बात हुई है, अब माना आपने किसी बच्चे को, हमने अरुण में प्रवेश दे दिया, वो बच्चा बड़ा विद्वान है या सही मेधावी छात्र है, तो क्या हम उसे स्किप करके जो अरुण और ये उदय और प्रभात है, क्या सीधा प्रथम कक्षा में प्रवेश दे सकते हैं आगे? कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। समय की अपनी एक वो आंशिकता है, आपको भी अपने अगले प्रवास पे जाना है। माननीय विजयपाल जी से आग्रह है कि कंक्लूड कर दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर विजय जी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कंप्यूटर कार्यशाला में भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन। आपने बहुत सुंदर और व्यवस्थित और विस्तृत ढंग से एनईपी के बारे में भी और कंप्यूटर शिक्षा के बारे में इस आभासी सत्र में हम सब का मार्गदर्शन किया। और जो यहाँ हमारे पूरे प्रांत से 50 लोग यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं, उन सब ने 3 दिन तक पूरा प्रशिक्षण भी लिया, और जो आपके द्वारा इनको बहुत बारीक जानकारियाँ
एनईपी के बारे में और कंप्यूटर शिक्षा के बारे में दी गई हैं, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और उम्मीद है कि भविष्य में भी, आप पहले से भी हमारा मार्गदर्शन इस क्षेत्र में करते रहे हैं, भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। नमस्कार। एक अंतिम बात मैं कहता हूं, मुझे एक आग्रह आप सबसे करना है, जो यहाँ जो बैठे हुए हैं ना एक्सपर्ट्स, 50 लोग अभी विजय जी ने बताया, आप जरा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में से कोई 2-3 बिंदुओं के मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं क्या? ठीक है, सभी विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी की चाहिए, सभी विषयों के मास्टर ट्रेनर होने में शायद थोड़ी कठिनाई होगी, सबके लिए संभव नहीं होता, परंतु आपने जैसे असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट क्या है भाई, हम उसको जरा ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से जानेंगे, 10 लोगों से डिस्कस करेंगे। आप विजयपाल जी से, भुवन जी से, मुझसे, इनसे, उनसे, 10 लोगों से आप चर्चा करिए, कोई चिंता करने की बात नहीं। आप अगर मुझसे भी चाहेंगे तो कभी जब समय मिलेगा, एकदम से आपने कहा और मैं तैयार हो गया, ऐसे संभव नहीं होगा कई बार, प्रवास के क्रम में जब समायोजन का समय मिलेगा, परंतु आप में से किसी ने अगर चयन किया कि मैं इस मूल्यांकन की विधा का एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, तो बनिए। आपको लगता है कि ये जो ढांचागत परिवर्तन हुआ है 5+3+3+4, ये जो साइकोलॉजिकल चेंज है, मनोविज्ञान परिवर्तन है, मनोविज्ञान के अनुसार पेडागोजी बदलेगी, इसका मैं एक्सपर्ट बनूंगा। ऐसे मेरा आप सबसे निवेदन है ये व्यक्तिगत रूप से कि आप में से प्रत्येक को कम से कम 2-3 विषय, एक मास्टर ट्रेनर, कि भाई सबको ये लगे कि भाई इस विषय के बारे में पूछना है तो ये जो सुरेश जी भाई साहब हैं इनसे पूछो, ये इसके बारे में आद्योपांत जानते हैं, ऐसा अपने को तैयार करिए। सभी विषयों के बारे में सभी को कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अंग्रेजी में जो कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, लेकिन नन नहीं बनना अपने को, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। मिनिमम एक विषय का हम एकदम तत्वज्ञ बन जाएं, सर्वज्ञ बन जाएं, उतनी तो कम से कम चाहिए। 2-3 विषय का बन सकें, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा कि हम एक दूसरे के साथ भी शेयर करते हुए सभी को उस विषयों के एक्सपर्ट बना सकते हैं। आने वाले 8-10 साल में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण से एक आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष करके स्कूली एजुकेशन में। तो आप सब उसको लीड करिए, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। नमस्कार भुवन जी। नमस्कार भाई साहब। संसाधन खड़े करने हैं, ये जो बताया है बॉर्डर के विद्यालयों पर। बालक जी को बताना भाई साहब हमारे। जी हम तो आपको बता रहे हैं, बाकी किसको बताना है तो आप जानेंगे। ठीक है, नमस्कार। मिलेंगे। धन्यवाद। सभी को, सभी बंधुओं को प्रणाम।